तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इमेज कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का किसी लाइन पे, और उसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर वही था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं किसी लाइन सेगमेंट का किसी लाइन पे। जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन दिया हुआ एल, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे इसका प्रोजेक्शन ए बी का क्या है, प्रोजेक्शन किसी सेगमेंट का मतलब क्या है, इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म से ही समझ सकते हैं। जैसे ए का प्रोजेक्शन हुआ ए डैश, बी का प्रोजेक्शन हुआ बी डैश, तो जो लेंथ ए बी का है वो उसका अगर प्रोजेक्ट करता हूं मैं लाइन एल पे, तो यहीं पे क्या होगा, ए डैश बी डैश लेंथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर में प्रोजेक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करते थे। जैसे कोई वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास, और एक दिया हुआ है वेक्टर बी, एक दिया है वेक्टर ए और दूसरा दिया है वेक्टर बी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की कोशिश हम लोग करते हैं कि अगर वेक्टर ए को मैं वेक्टर बी पे प्रोजेक्ट करता हूं तो क्या होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, बेसिकली ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको ये मिला देता हूं तो यही प्रोजेक्शन होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ये इसका एक कंपोनेंट नीचे की साइड में क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा होगा। तो वही है प्रोजेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। अब चूंकि कॉस थीटा हमने पिछली बार में ही पढ़ा था कि एंगल बिटवीन द लाइंस है, दो लाइंस या दो वेक्टर्स के बीच में क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो दोनों वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहां से हमको पता चला कि कॉस थीटा क्या है, ए कैप डॉट बी कैप, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर है और वेक्टर बी है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पहले वाले का यूनिट वेक्टर डॉट दूसरे वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट ही कॉस थीटा हो गया। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो पता चलेगा कि हम क्या पाएंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं कोई वेक्टर ए है, इसको अगर हमको प्रोजेक्ट करना है वेक्टर बी पे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिस वेक्टर को प्रोजेक्ट करना है और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना है, किस वेक्टर को प्रोजेक्ट करना है बोलो, ए वेक्टर को, और किस पे प्रोजेक्ट करना है, वी वेक्टर पे। तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना है उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। जिस वेक्टर को प्रोजेक्ट करना है क्या उसका यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं। जिस वेक्टर को प्रोजेक्ट करना है और जिस पे प्रोजेक्ट करना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है या जो हमें समझना है थ्री डायमेंशन में, वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1 और बी का भी कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2। मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है लाइन एल पे, जिसका डीसीएस मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है एल एम और एन है। तो अगर मान लीजिए मुझे ए बी को प्रोजेक्ट करना है ए डैश बी डैश पे, तो अगर ए बी एक वेक्टर होता तो मैं क्या करता, ए बी वेक्टर को क्या करता, डॉट प्रोडक्ट ले लेता किसके साथ, इसके वेक्टर के साथ, एल वाला इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए वेक्टर ए को प्रोजेक्ट किया मैंने वेक्टर ए पे, तो क्या किया, वेक्टर ए को डायरेक्शन दे दिया किसका, बी का डॉट प्रोडक्ट के साथ, इसलिए लिखा हूं वेक्टर ए डॉट बी यूनिट वेक्टर बी, ये लिखा हूं। ऐसे ही मुझे अगर ए बी को प्रोजेक्ट करना है लाइन एल पे, तो इसको ए बी को कौन सा डायरेक्शन दे दूं, एल का डायरेक्शन दे दूं। और एल एल का डायरेक्शन क्या है, तो ये डी सी एस, इसी डायरेक्शन को डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब हमको चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है कि डी सी एस यानी डायरेक्शन कोसाइन जो है वो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर ही होता है, क्योंकि इसमें डिवाइड करूंगा मैं अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर से, तो क्या होगा वो 1 हो जाएगा। इसलिए अब ध्यान दीजिए, अगर इनका प्रोजेक्शन, मैं इनको सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, पहले इसको समझते हैं कि इसमें भी ये वेक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, ए बी का एक कंपोनेंट इधर की साइड में ए सी होगा, जिसकी वैल्यू है ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है, डिस्टेंस ए से बी तक का, कॉस थीटा हो गया। ए डैश बी डैश क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल। ठीक है, तो ए डैश बी डैश बेसिकली क्या होगा, अगर ए बी वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा,
और चूंकि cos थीटा हमको पता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, जैसे ए बी वेक्टर है और क्या है बोलिए ए सी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है, तो इन दोनों का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पता चला, यही कि अगर वेक्टर ए बी को प्रोजेक्ट करना है लाइन एल पे, तो क्या करना पड़ेगा, ए बी का जिस पे प्रोजेक्ट करना है उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। जैसे अब मान लेता हूं मैं कि जो ए बी का डायरेक्शन रेशियोज है, ये मानना क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ए और बी का कोऑर्डिनेट, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन लाइन एल का दिया हुआ है एल एम एन, और हमको ये भी पता है कि जो एल एम एन है वो क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये डायरेक्शन हो गया, इसको डायरेक्शन देना है किसका, ए डैश बी डैश का यूनिट वेक्टर, यानी लाइन एल का जो है डायरेक्शन देना है तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हमको पता है कि एल एम एन क्या है, अपने आप में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसके तो इनका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। अब या तो आप पूरा ये फॉर्मूला याद रखिए, या सिर्फ ये याद रखिए कि जिसको प्रोजेक्ट करना है उसका वेक्टर, जिसके पे प्रोजेक्ट करना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे इफ देयर आर 4 पॉइंट्स ए बी और सी डी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि प्रोजेक्शन फाइंड करिए लाइन सेगमेंट सी डी का ए बी पे। तो मैं मान लेता हूं कि ये लाइन सेगमेंट सी डी मैं दिखा रहा हूं ऐसे फिगर में। अब ध्यान दीजिए, ए बी जरूरी नहीं है कि इधर जहां मैं दिखाया हूं वही, ये रफ स्केच है, हो सकता है ए यहाँ पे हो या बी यहाँ पे हो या बी इधर हो ए इधर हो, जो भी हो, ये रफ स्केच है। हमको CD को प्रोजेक्ट करना है किस पे, इस वाले AB पे, AB लाइंस पे प्रोजेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CD का वेक्टर निकालना पड़ेगा, और इसको डायरेक्शन किसका दे दूं, यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, AB का। तो सबसे पहले DRS लिखते हैं AB का क्या होगा, क्यों, क्योंकि DRS से ही तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे, और डायरेक्शन कोसाइन ही यूनिट वेक्टर होता है अपने आप में। अब ध्यान दीजिए, तो ए बी का डीआरएस क्या हो जाएगा, डीआरएस मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोज, क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो यहां से आया 3 6 माइनस 2। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, तो क्या करेंगे, इसी में अंडर रूट में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे सारे में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DCS, यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अब ए बी का डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया, मतलब क्या है, यही यूनिट वेक्टर होगा ए बी का, ये डायरेक्शन कोसाइन ही यूनिट वेक्टर होगा। अब मुझे डीआरएस किसका पता चल जाएगा आराम से, सी डी का हम लोग डीआरएस निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 4, तो कितना आ गया, 4 माइनस 3 आ गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी ए बी पे कितना आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट इसका ले लेंगे किसके यूनिट वेक्टर के साथ, ए बी वाले के साथ। अब यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन ही तो है, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो ये है, दूसरा वाला ये है, आप इसको ट्राई करिएगा उसी मेथड से, तब तक आगे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अब तक पढ़ा क्या, एंगल, ये तो पढ़ा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंगल बिटवीन द लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक पॉइंट को कैसे लाइन पे प्रोजेक्ट करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या इमेज कैसे निकालेंगे, ट्रीटिंग लाइन एज ए मिरर। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइन सेगमेंट को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे किसी लाइन पे, और उसके बाद उसी का एप्लीकेशन कह लीजिए, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ लाइन। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि स्क्यू लाइंस क्या है, और स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एक क्वेश्चन है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे 4 मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। तो 3D में टाइप्स ऑफ लाइन जो दिया गया है, एक तो कोप्लेनर लाइन है, दूसरा है नॉन कोप्लेनर लाइंस, जिसको स्क्यू लाइंस कहते हैं। 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं। जैसे कोप्लेनर का मतलब क्या है, कि एक ही प्लेन में हो, तो लाइंस विच लाइज इन द सेम प्लेन, जैसे एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन यहाँ है और ये वाला लाइन भी क्या है, इसी में है,
लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस वाले में क्या है, ये भी एक प्लेन है, इसमें दो लाइंस हैं, ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, तो दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर, मतलब क्या, एक ही प्लेन में है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये परपेंडिकुलर है बस, तो ये भी इंटरसेक्टिंग नेचर का ही एक सब्स्टिट्यूट समझिए, तो ये भी क्या होगा, कोप्लेनर लाइंस होगा। तो ये दिया है कि लाइंस लाइज इन सेम प्लेन एंड लाइंस ईदर इंटरसेक्ट ईच अदर और पैरेलल ईच अदर, या तो इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल होती हैं, कोप्लेनर लाइंस। इसके अपोजिट, अपोजिट कहिए या ये तो डिफरेंट अलग डेफिनेशन ही है कि स्क्यू लाइंस क्या है। तो स्क्यू लाइंस वो लाइंस हैं जो नीदर इंटरसेक्ट, ना तो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और ना ही क्या, ना ही सेम प्लेन में होती है। जैसे एक प्लेन लिया है मैंने, ये पाई 1 कह लीजिए। अच्छा, पाई 1 स्टैंडर्ड नोटेशन है प्लेन का, हमने अभी पढ़ा नहीं है प्लेन, तो इसलिए जो मैं बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो फिर वहां समझ में आएगा कि ये क्या है बेसिकली। तो हमने एक प्लेन पाई 1, उसमें एक लाइन है L1, ऐसे दूसरी, इसमें इनफाइनाइट मेनी लाइन्स है, लेकिन मैं एक दिखा रहा हूं जो L1 लाइन है। दूसरा प्लेन है पाई 2, इसमें एक लाइन है L2। ठीक है, L2 है। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों लाइंस ऐसी हैं, ये एक दूसरे को ना, एक दूसरे के ना तो पैरेलल हैं और ना ही क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अब ध्यान दीजिए, पैरेलल होने के लिए क्या करना पड़ता था, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता तब तो पैरेलल होती। अब ये इस लाइन का डायरेक्शन है इधर साइड में, इस वाले लाइन का डायरेक्शन है इधर साइड में, तो कैसे ये दोनों पैरेलल तो नहीं और ना ही इंटरसेक्ट कर रही, क्योंकि इनके बीच में देखिए डिस्टेंस बन रहा। आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा 3D में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि अगर स्क्यू लाइंस दी हुई है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर दो स्क्यू लाइंस दी हुई है तो। और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पास जो जो पॉइंट मिलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, उससे पास होते हुए लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है या ज्यादातर केस में जो पूछा जाता है वो है स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या बेसिकली है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 दिया है, ये x-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y-2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z-3 डिवाइडेड बाई 6। दूसरा लाइन L2 है, x-4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z/4। अब अगर मुझे चेक करना है कि वेदर दीज लाइंस आर स्क्यू और नॉट, तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या ये पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल हुई तो क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट, जैसे ये जिस पॉइंट से पास हो रहा उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, पैरेलल अगर लाइन हो गई तो। दूसरा है कि क्या वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, अगर इंटरसेक्टिंग हो गई तो भी कोप्लेनर हो जाएगा। तो पैरेलल तो नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पैरेलल होने का कंडीशन क्या है, पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, दो लाइंस का हमने पढ़ा था प्लेन में इक्वेशन, जब एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़ा था कि A1 बाई A2, मतलब डायरेक्शन कोसाइन पहले का और दूसरे का रेशियोज क्या हो जाए, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा। और ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे, 2/5 नॉट इक्वल टू 3/2। इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है। अब चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग, मैं तो पहले ही लिख दिया हूं कि इंटरसेक्टिंग नहीं है, लेकिन चेक करना पड़ेगा आपको कि वेदर दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन और नॉट। तो पहले क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग चेक करने के लिए एक पॉइंट फॉर्म में इस लाइन को लिखते हैं, और जैसे ही हमने कहा पॉइंट फॉर्म, तो एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, क्या, λ1। ठीक है, और दूसरे वाले लाइन के लिए हमने λ2 पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया। तो पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए, x इज इक्वल टू 2λ1 प्लस 1, y इज इक्वल टू 3λ1 प्लस 2 और z इज इक्वल टू 6λ1 प्लस 3। ये हो गया पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन। इसी को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का लाइन L पे अगर मैं कोऑर्डिनेट कहूं तो ये जनरल पॉइंट है जो उस लाइन के सारे पॉइंट्स को डिनोट कर रहा, और लेमडा की वैल्यू मैं बदलता जाऊंगा λ1 की, और ये सारे पॉइंट्स को डिनोट करता जाएगा। ऐसे ही हमने L2 के लिए पॉइंट फॉर्म में लिखा है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब ध्यान दीजिए, दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग नेचर की हैं तो एक बात तो तय है कि उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन होगा, और अगर पॉइंट वो कॉमन होगा इसका मतलब क्या है कि हमने ये जनरल पॉइंट लिया है ये दोनों, तो किसी न किसी लैम्डा 1 के लिए और किसी न किसी लैम्डा 2 के लिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कॉन्साइड कर जाएगा। ऐसा तो तभी तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, हमने मान रखा है कि मान के चलते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर नहीं होगा ऐसा तो बाद में मानेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। दूसरी बात, हमने यहाँ पहले ही लिख दिखा है कि नॉर नॉर इंटरसेक्टिंग, नॉर इंटरसेक्टिंग नहीं है। ये मुझे पता था, मैंने लिख दिया, आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, चेक करेंगे कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन नेचर और नॉट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले वाले लाइन का अगर इन दोनों का एक पॉइंट किसी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए कॉमन होगा, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड तीनों का कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा किसी एक लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए। तो इसको इक्वेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं मैं, एक्स वाला एक्स के साथ वाई वाला वाई कंपोनेंट के साथ इक्वल कर देता हूं। अब कोई चाहे तो वाई वाई के साथ और जेड वाला जेड के साथ इक्वल करके चेक कर सकता है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, एक्स वाला कंपोनेंट एक्स वाले के साथ इक्वेट कर दिया और वाई वाला वाई के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन के आया, दूसरा ये इक्वेशन बन के आया, और दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो लैम्डा 1 की वैल्यू आई -1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आई -1। ठीक है, अब अगर ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड, अगर ये पॉइंट कॉन्साइड करेंगे दोनों, तो जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, उसी लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए सेम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जेड कोऑर्डिनेट मैं चेक कर रहा हूं, 6 लैम्डा 1, यही तो है जेड कोऑर्डिनेट, 6 लैम्डा 1 प्लस 3, इसी में लैम्डा 1 की वैल्यू रख दिया -1, तो आ रहा -3। दूसरे वाले में अगर मैं इसमें रख रहा हूं लैम्डा 2 की वैल्यू -1, तो आ रहा -4, और ये इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि लाइन L1 और L2 क्या है, इंटरसेक्टिंग इन नेचर की नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ना तो वो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब लाइंस क्या है, स्क्यू लाइंस है। ठीक है, अगर ये कंफर्म हो गया कि दोनों स्क्यू लाइंस है, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। जैसे ये जो लाइंस दी हुई हैं इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मेरे पास एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, ये ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग इन नेचर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो दोनों पर नॉर्मल होगा वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास आइडिया क्या है कि ये वाला पास हो रहा L2 लाइन पास हो रहा 410 से, और L1 वाला लाइन किससे पास हो रहा 123 से। इसका डायरेक्शन क्या है 236, इस वाले का डायरेक्शन क्या है 524। तो ध्यान दीजिए, ये पास हो रहा, अब ये मुझे नहीं पता 1 2 3 कहां है, तो कहीं एट रैंडम दिखा देते हैं। हमने ये पॉइंट ए एज्यूम कर लिया कि ये है 1 2 3, और बी हमने कहीं पे यहां दिखा दिया कि बी है 410। अब क्या करूंगा मैं, इसी इन दोनों को क्या करूंगा, डायरेक्शन दे दूंगा ए डैश बी डैश का, तो प्रोजेक्शन आ जाएगा। एक प्रोजेक्शन वाला आइडिया यहां पे लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले इस ए डैश बी डैश का, यानी जो परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस है L1 और L2, इसका डायरेक्शन निकाल लूं और उसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर रहेगा तभी तो इसके वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। बताइए, तो मान के चलते हैं हम लोग कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो लाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो जो है वो है ए बी सी। तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, अगर ए डैश बी डैश का ए बी सी है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा L1 के, और क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा L2 के। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर टू L1 एंड ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर टू L2। तो ए डैश बी डैश का डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, यानी वही जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 कर रहे थे हम लोग लाइन के केस में, वही वाला यूज कर लेंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन रेशियो ही है ए बी सी, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 5a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये a डैश b डैश का जो डायरेक्शन रेशियो है और ये लाइन L के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन का सम क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब हमने एक मेथड पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे हम लोग ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग एक ये बनाया हूं मैंने, एरो बना रखा है, इसी एरो को फॉलो करते हुए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक है,
जैसे अगर मुझे ए निकालना है तो क्या करूंगा मैं, ए को ढक लूंगा और डायरेक्शन फॉलो करूंगा। जैसे डायरेक्शन ऊपर की साइड दिया है तो ये पॉजिटिव, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू क्या, 12, ये पॉजिटिव का। बाकी क्या हो जाएगा, जो बचा है वो ए को तो ढक रखा है ना मैंने, अब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो गया निगेटिव के साथ 12। ऐसे ही मुझे बी के नीचे लिखना है कि बी का क्या होगा, तो बी को हमने एज इट इज रखा और बी को ढक लिया, इसको ढक लिया। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा। तो क्या करेंगे, अब देखिए यही एरो फॉलो करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हुआ 8। अब जो बचा है वो क्या होगा, निगेटिव, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 30। ऐसे ही सी कैलकुलेट करने के लिए सी को ढक लेंगे और एरो वाला ये फॉलो कर लेंगे, क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 हो गया प्लस का, और माइनस का क्या 4। तो यहां से पता चला कि a बाई 0 इज इक्वल टू बी बाई माइनस 22 इज इक्वल टू सी बाई 11। और ये अगर रेशियो हम लोग सॉल्व कर लें तो a बाई 0 इज इक्वल टू बी बाई माइनस 2 इज इक्वल टू सी बाई 1, और इसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया लेमडा। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं। अगर मैं गलती से कहीं डायरेक्शन कोसाइन यूज कर दिया हूं तो उसके लिए सॉरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा लाइन ए डैश बी डैश का। क्यों डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहा हूं मैं, वो फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे एम की वैल्यू क्या होती है, बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एन की वैल्यू होती है सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है, लेमडा यहाँ आया है, ये लेमडा कट जाएगा और हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि डायरेक्शन कोसाइन है क्या। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ही हमको पता चला, ये यूनिट वेक्टर है। और इसको प्रोजेक्ट करना है किसको, वेक्टर ए को। वेक्टर ए क्या है, ये वाला जो हमने मिला रखा है, इसको प्रोजेक्ट करना किस पे, इस पे। तो इस वाले वेक्टर को निकाल लेंगे और इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, निकाल लिया हमने। तो इस पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो वही मैंने किया है। तो ए बी का क्या वेक्टर निकाल लिया, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 माइनस 1 कॉमा क्या 1 माइनस 2 कॉमा क्या 0 माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए। और बी कैप क्या है बेसिकली, तो डायरेक्शन जिस पे प्रोजेक्ट करना है उसका यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया 1 बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 5 यूनिट्स। अब देखिए मेथड 2 क्या है। मेथड 2 ये है कि अगर मुझे ये जो दिया हुआ है डायरेक्शन ए, यहाँ पे ए जो लिखा है और पीछे में ये जो लिखा है दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ए जो मैंने इसको A1 कर लेते हैं, क्या है समझ में आए थोड़ा, इसको A1 कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। पीछे हमने ए यूज कर लिया है ना, इसलिए इसको A1 कर दे रहा हूँ, इसको B1 कर दे रहा हूँ कि समस्या ही ना रहे। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मुझे पता चला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ है। और परपेंडिकुलर टू बोथ है, इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे इस लाइन का डायरेक्शन पता है और इस लाइन का भी डायरेक्शन पता है और दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो पहले वाले का डायरेक्शन A1 अगर मान लेता हूं, वेक्टर डायरेक्शन है तो वेक्टर A1, दूसरे वाले को वेक्टर B1, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A डैश B डैश का डायरेक्शन हो जाएगा। और इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया ये है। अब आई जे के कैप लिखिए या ऐसे पॉइंट में लिखिए, ये हमने पहले ही क्लास में बताया था, दोनों बात सेम है। तो हमें क्या करना है, ए बी को प्रोजेक्ट करना है किस पे, ए डैश बी डैश पे। तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू बोथ, मतलब क्या है, L1 पे भी नॉर्मल और L2 पे भी नॉर्मल हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर किसका, ए डैश बी डैश का। किसको प्रोजेक्ट करना है, ए बी को, किस पे, ए डैश बी डैश पे। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए कितना होगा। तो 4 माइनस 1 गया 3 हो गया, 1 में माइनस टू करेंगे तो -1, और ऐसे 0 में से 3 करेंगे तो -3। और इसका यूनिट, इसका ये एन कैप निकाल रखा है हमने, डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो आया 1 डिवाइडेड बाई √5। ये हो गया मेथड 2। मेथड 3 देखिए, अब हमने अभी बताया नहीं है कि प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एप्लीकेशन समझ लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास दो लाइन है स्क्यू लाइंस, एक लाइन है L1 दूसरी लाइन है L2, तो अगर मैं किसी एक लाइन से पास होता हुआ प्लेन निकाल लूं जो दूसरे लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। जैसे मान लीजिए L1 जिस लाइन, जो लाइन है उससे जिस प्लेन में होगा उस प्लेन को ही मैंने, उस प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया जिसमें L1 है, और ये प्लेन क्या है, L2 के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि किसी भी पॉइंट को मैं इस प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, तो जो डिस्टेंस
उस पॉइंट का प्लेन पे होगा वही डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का होगा, जैसे ए डैश बी डैश। यही आइडिया है हम लोग के पास। जैसे हम लोग मान लेता हूं मैं, एक प्लेन है मान लीजिए ये, ठीक है। तो अब एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है, तो कहीं पे भी लाइन पे कहीं पे भी मैं पॉइंट लेता हूं और इसकी डिस्टेंस निकालता हूं यहां से, तो हर जगह ये सेम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर मैं इस वाले प्लेन को, इस वाले लाइन को कंटेन करने वाला एक प्लेन निकाल लेता हूं जो L2 के पैरेलल है, तो मैं L2 के किसी पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस निकालूंगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। यही एक बस समझना है कि अगर मैं एक प्लेन निकाल लेता हूं जिसको, जो L1 या L2 किसी एक को कंटेन करता है, तो L1 या L2 जिसको भी मैंने मान रखा है कि L1 को कंटेन करने वाला एक प्लेन मैं निकाल रहा हूं, तो L2 के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर मैं इस वाले प्लेन से निकाल दूंगा तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यही करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं रखा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन L1 एंड L2 क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाद में मैं इसको बताऊंगा। जैसे इसको, जैसे ये है मेरा लाइन, तो ये ऐसे निकालते हैं। अब कैसे मैं बताऊं कि ये जब डिटेल में बताऊंगा, ये मान के चलिए कि बस ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया किसका, लाइन L1 को कंटेन करने वाला एंड पैरेलल टू किसके, L2 के, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई, किसी भी पॉइंट को ले लूं मैं L2 पे और उससे जो डिस्टेंस फॉर्म, एक डिस्टेंस निकाल दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही तो हो जाएगा। तो वही हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रखा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। जैसे लाइन का हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा हमने पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद क्या पढ़ा, एंगल बिटवीन द लाइंस। फिर पढ़ा हमने कि किसी पॉइंट को किसी लाइन पे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, पुट अप परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन के बाद क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ प्लेन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन अ प्लेन। ऐसे ही सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं अगर L2 को कंसीडर करता हूं तो ये होगा। अब ध्यान दीजिए मेथड 4 क्या है, कि हमें पता है कि किसी भी, जैसे हमने ये पॉइंट हमें निकालना है A डैश B डैश का, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड 4 में क्या करते हैं, हमने सोचा कि क्यों ना इसके जो पॉइंट, जिस पॉइंट से पास हो रहा लाइन L1 और जिस पॉइंट से लाइन L2 पास हो रहा, क्यों ना पॉइंट को ही प्रोजेक्ट कर दूं मैं A डैश पे और B वाले को B डैश पे, और आसानी से मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अब ध्यान दीजिए, पहले वाले लाइन का इक्वेशन है ये ऊपर, पहले वाले लाइन का इक्वेशन है L1 इज इक्वल टू ये जो ऊपर रखा हुआ है हमने। दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है ये। तो अब ध्यान दीजिए, दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है, तो दोनों का ये पॉइंट फॉर्मेट लिखाना पहले ही सिखा रखा हूं मैं। अब ध्यान दीजिए, जो डायरेक्शन कोसाइन A डैश B डैश का होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों पॉइंट्स को, मैं इन दोनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज मैं निकाल रहा हूं, जो इसके प्रोपोर्शनल होगा। क्या क्या प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होगा। कैसे निकाला हमने, A B इसके जनरल पॉइंट्स का यूज करके क्या निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियोज निकाला है। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्शन कोसाइन के, किसके, A डैश B डैश के। ये क्या है बेसिकली, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं किसका, A डैश B डैश के प्रोपोर्शनल जो भी लाइन होगी। हमने क्या किया, इसका जनरल पॉइंट एक ये है, दूसरे वाले का जनरल पॉइंट ये है, तो इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, जो A डैश B डैश के प्रोपोर्शनल होगा, इसी A डैश B डैश के प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान दीजिए, A डैश B डैश क्या है, परपेंडिकुलर है L1 के भी और L2 के भी। तो यहां से कंडीशन फिर वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो गया। ऐसे ये मेथड थोड़ा बड़ा मेथड है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो। बाकी के जो 3 मेथड पढ़ाया गया है इसमें से कोई यूज कर लीजिए। चौथा मेथड इसलिए क्योंकि अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ गया, जैसे ये पॉइंट मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट भी पता चलेगा तुरंत। और अगर मुझसे ये पूछा जाता कि इस लाइन का इक्वेशन बता दिए, तो भी मैं बहुत आसानी से लिख पाऊंगा इस वाले केस में। उस वाले केस में भी लिख पाएंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे एक सीरीज में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये परपेंडिकुलर होने का कंडीशन लग गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, λ1 λ2 की वैल्यू निकाल लूंगा, और जो λ1 λ2 की वैल्यू आई उसी को क्या करेंगे,
इसमें एक बार रख देंगे, लेमडा 1 की वैल्यू इसमें रख देंगे, लेमडा 2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, पॉइंट ए डैश बी डैश का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और ए डैश बी डैश का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा बस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर समझ में आया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।